हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th का साइंस में चैप्टर नंबर 2। देखिए चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जितने भी मैटर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो प्योर है या नहीं है, किन किन सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर होता है वो क्या चीज़ होती है, उसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती है, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उन फिजिकल प्रोसेस का नाम क्या होता है, ये सारा डिस्कस किया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब अपने चारों तरफ जो मैटर पाए जा रहे हैं वो प्योर है या नहीं है, या फिर उनको प्योर करना हो तो कौन कौन से फिजिकल मेथड को आप काम में लेंगे। ठीक है, देखिए इसके कुछ की कंसेप्ट है या कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नेम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता था हमारे पास प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। सेकंड टाइप आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को किस तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। कंसनट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के जो कंसनट्रेशन होता है, अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, उनका डिस्कशन। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। एलॉयज़ क्या चीज़ होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, देखिए ये हो गया हमारे पास प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में सबसे पहले हम बात करते हैं एवरीथिंग, मतलब कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी क्या है, एक तरीके से मैटर से मिलके बनी हुई है। और कोई भी मैटर है तो उस मैटर में क्या होता है, एनर्जी का होना कंपलसरी है। मतलब कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो क्या है, दो चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, एक तो है मैटर और एनर्जी। ठीक है, मैटर को भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है एक तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर मतलब भी सब्सटेंस होता है एक्चुअल में, तो सब्सटेंस के दो पार्टीशन हमने कर दिए हैं, एक तो वो क्या होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के फिर आगे दो पार्टीशन आ जाते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हो गए इनके पार्टीशंस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए प्योर सब्सटेंस नाम से पता चलता है ये क्या होगा, पूरी तरीके से प्योर है, इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं है, या कोई भी दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसमें केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मिक्सचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू, या तो दो, या फिर मोर देन टू, या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, तो फिर क्या बनता है, मिक्सचर। लेकिन प्योर सब्सटेंस में देखते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी एक ही सब्सटेंस है, तो आप उस एक सब्सटेंस को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जबकि मिक्सचर क्या है, अलग अलग प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हो, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड से। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, उसके खुद की विशेष प्रॉपर्टीज़ होती है। यही चीज़ देखें हम अगर मिक्सचर में, तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग कंपोनेंट घुले हुए हैं उन अलग अलग कंपोनेंट की जो सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होगी, वो सभी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मिक्सचर में शो होगी। ठीक है, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, से कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को क्या कराता है, शो करवाता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास कि भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट्स क्या होता है, केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। एलिमेंट्स का एग्जांपल हो सकता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसका एग्जांपल और देखना चाहे तो हो सकता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर, दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर के ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। इसी तरीके से कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन, ये आपको ध्यान रखना, मोर देन वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास H2O, और अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, इसमें भी क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप के
या एक ही टाइप के एटम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भाई डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक टॉपिक रह गया हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड और कौन सा मिक्सचर है, ठीक है। देखिए डिस्कस करते हैं। एक तरफ ले लेते हैं हम कंपाउंड, एक तरफ ले लेते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, हम कंपाउंड जैसे भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि H2O, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है। और मिक्सचर क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस आपने मिक्स कर रखे हैं, जिनको जैसे कि अपन एग्जांपल लेकर के चलते हैं, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास मिक्सचर। लेकिन अब H2O में क्या होता है, एक ख़ास बात है कि भाई इसको फिजिकल मेथड से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिजिकल मेथड का यूज करते हुए हम मिक्सचर में से शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं। मेन बेसिक डिफरेंस तो इनमें क्या है, और एक ही जगह साथ में आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करना चाह रहे हैं तो हमें केमिकल मेथड्स का यूज़ करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मिक्सचर में, ठीक है। ये हो गए इनके डिफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के एक्चुअल में कौन कौन से टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर देखें तो क्या होता है कि भाई कुछ मिक्सचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर रखा है, सॉलिड में लिक्विड को मिक्स कर रखा है, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स कर रखा है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सॉलिड में हमने सॉलिड का एग्जांपल देखा है, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर रखा है, तो वो एग्जांपल क्या होगा, सॉल्ट और शुगर का, ठीक है। सॉलिड में आपने क्या कर रखा है, लिक्विड को मिक्स कर रखा है, तो वो एग्जांपल क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का। सॉलिड में मिक्स कर रखा है गैस को, तो वो क्या हो जाएगा, डस्ट इन एयर। सॉलिड में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड और में गैस के एग्जांपल है, डस्ट पार्टिकल्स जो है एयर में अवेलेबल है उसका। लिक्विड में अगर अपन सॉलिड को देखना चाहें तो मरकरी एंड कॉपर, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल है एल्कोहल एंड वाटर। लिक्विड में गैस का एग्जांपल है क्लाउड्स, बादल इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम गैस में सॉलिड का एग्जांपल मिक्सचर में हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। फिर गैस और लिक्विड का एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन एंड वाटर। गैस और गैस का एग्जांपल देखें एयर, क्योंकि गैस में सारी मतलब एयर में सारी गैसेस क्या है, ऑलरेडी मिक्सड अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मिसेबिलिटी। मिक्सचर के आधार पे जो इनकी घुलनशीलता होती है, मतलब कितना घुल जाते हैं एक दूसरे में, उसके आधार पे इनको कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा। दो टाइप है मेन, तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि भाई देखिए अपन एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इधर भी दूसरी तरफ हमने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपने चीज़ें मिक्स करी हैं वो पूरी तरीके से क्या होगी, इसके अंदर घुल जाएगी। इसमें पूरी तरीके से क्या होगी, वो अच्छी तरीके से घुल जाएगी, मतलब आपको कोई भी पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आपने खोला है, मान लीजिए आपने वाटर और शुगर को लिया है, उन दोनों को मिक्स करा तो पूरी तरीके से घुल गया, सभी का कलर एक जैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, तो भी क्या होगा, मिक्स तो आप कर देंगे इसमें भी, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग नज़र आएंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, हमें अलग अलग नज़र आएंगे। तो हेमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सारे कंपोनेंट क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल फेज, इसमें केवल एक ही टाइप का फेज पाया जाएगा, इसमें अलग अलग टाइप के फेज पाए जाएंगे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरा अच्छी तरीके से घुल जाता है। डज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एग्जाम्पल इसमें शुगर को अगर पानी में मिक्स करा है तो पूरी तरीके से घुल जाती है। इसमें आप रेत ले लो, पानी ले लो, या फिर और आप देखते हैं कॉमन सॉल्ट और रेत को मिक्स करने की कोशिश कीजिए तो वो क्या होती है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है। तो वो एग्जांपल हो गया हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और अगर आप डिफाइन देना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो उसकी होमोजीनियस मिक्सचर की मैं बता देता हूँ आपको। द होमोजीनियस मिक्सचर, इसकी डिफाइन क्या होगी, ए मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इन विच all the components of a mixture are completely uniformly dissolved। इसमें यूनिफॉर्मली तरीके से सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, वो होमोजीनियस होगा। और कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिजोल्व नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये इनकी डिफाइंड हो जाएगी। इसके अलावा हम इसके बहुत से और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है अपने पास सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर।
मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट है तो अब इनको अलग अलग करने की भी ज़रूरत होती है। किस तरीके से इनको अलग किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल मेथड्स, सिंपल मेथड में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेनर ले रखा है, इसमें क्या कर रखा है हमने, कुछ गेहूं के पार्टिकल्स या फिर मान लीजिए गेहूं भर रहे हैं, ठीक है। इन गेहूं में क्या होता है कि मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटीज़ आती हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल है या फिर कंकड़ पत्थर वगैरह है। अब इनको अलग करना क्या करते हैं हम लोग कि भाई हाथों से एक एक करके इन पत्थरों को अलग निकाला जाता है, वो होती है हैंड पिकिंग। इसके बाद आ जाता है कि भाई जैसे नेक्स्ट प्रोसेस आती है सीविंग, छान करके अलग करना। विनोइंग, जैसे भाई गेहूं से पूरा जो उसका बुरा मतलब उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ऊपर से नीचे गिरा करके जो प्रोसेस काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ रही है हमारे पास इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या है एक्चुअल में, देखें इवोपरेशन में क्या करेंगे, मान लीजिए भाई अपने पास क्या है, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कोई अपन ने लिक्विड भर रखा है, जैसे देख लीजिए ये हो गया हमारा लिक्विड, ठीक है। और इस लिक्विड में क्या है, हमने मिक्स कर रखा है शुगर के मॉलिक्यूल्स को, शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हीट देनी है, नीचे से क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। और नीचे हम क्या करते हैं, एक बर्नर लगा देते हैं, नीचे की तरफ हमने क्या कराएगा, बर्नर लगा दिया। अब जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, जो वाटर की अमाउंट है वो तो क्या होगी, यहाँ से इवोपरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो होगा वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे केवल शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बाकी बच जाएंगे। इस तरीके से इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, शुगर और वाटर या फिर शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में से सॉल्ट वाटर को इनको या फिर सॉल्ट और वाटर या फिर शुगर और वाटर को अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है, बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर को अलग करना। फाइन मड पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंडेड इन वाटर, मड पार्टिकल्स को वाटर से अलग करने के लिए प्रोसेस काम में आती हैं। देखिए इसका हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में क्या बता रखा है कि भाई सबसे पहले क्या हमारे पास एक रैपिडली रोटेटिंग मोटर है, ठीक है। इस रैपिडली रोटेटिंग मोटर में देखिए जो ये मोटर है ये क्या करती है, बहुत तेज़ी से घूमती है। जब भी इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, मिल्क फिल कर रखा है, तो मिल्क क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। डायरेक्शन बता रही है आपको, इस तरीके से रोटेट होगा। हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से क्या होगा, जो मिल्क में जो क्रीम वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अलग से सेपरेट हो जाएगा। और जो लिक्विड पार्टीशन है मिल्क का वो सारा क्या हो जाएगा, मिल्क वाला वो नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है। जब अपन ने इसको मोटर स्टार्ट नहीं करी थी उससे पहले ये कंडीशन थी, सब कुछ मिक्स था। लेकिन जैसे ही मोटर चलाने के बाद क्या हुआ है कि भाई जो क्रीम वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ गया है और मिल्क वाला पार्ट क्या हो गया है, नीचे की तरफ कलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या करेंगे, इस क्रीम को हाथ से अलग कर लिया जाएगा और जो मिल्क होगा वो अलग से सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर। साफ़ पानी में से मतलब मड वगैरह या गंदगी को अलग करने के लिए भी इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद अगली बात करें, हमारे पास आया था अगला टॉपिक डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है, दो प्रोसेस साथ में मिलकर के काम में आती है इसमें, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है आपने, एक तो वाटर और प्लस ऑयल को इसमें क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम वाटर ऑयल को पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद अगर इसको थोड़ी देर बाद इसको इस तरीके से छोड़ते हैं तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो क्या होंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे और जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ आकर के सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें से इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कंटेनर लेंगे, दूसरा कंटेनर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है हमें, इस वाले कंटेनर में जो फर्स्ट वाला हमारा कंटेनर था
उस कंटेनर से क्या करना है, इसमें जो ऑयल की अमाउंट है उसको क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना होगा, इसमें खाली करना होगी, ठीक है ना। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है वो क्या होगी, लास्ट में इस बड़े वाले कंटेनर में सेपरेट रह जाएगी। जो ऑयल वाला अमाउंट है हम उसको क्या कर लेंगे, तो सेकंड वाले कंटेनर में क्या कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं नितार करके अलग करना, वो वाली प्रोसेस हम यहाँ पे पूरी कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि भाई जो ऑयल वाला अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। अब क्या हुआ है, देखो इस सेडिमेंटेशन डिकेशन का यूज किस लिए हो रहा है, बता रखा है क्लियरली हमारे को, ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को अलग करने के लिए, ठीक है। सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है, देखिए सब्लिमेशन का डायग्राम ये रहा हमारे पास। सब्लिमेशन में क्या है, हमें इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना होगा, उस स्टैंड के साथ में बर्नर लेना होगा, फिर बर्नर के अलावा हमारे यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक चाइना डिश का यूज कर रखा है। इस चाइना डिश के ऊपर हमने क्या कर रखा है, एक फनल का यूज कर रखा है ये, और जो भी हमारा जो कैम्फर है और जो भी मिक्सचर है उसको हम क्या करेंगे, इस चाइना डिश के ऊपर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसको ऊपर से क्या करना, फनल को एक कॉटन फ्लक्स से पैक कर देना, जिससे कि जो गैस है वो वहाँ यहाँ से बाहर नहीं निकल जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि भाई इसको गर्म करना स्टार्ट करना, तो कैम्फर जो होगा वो तो क्या होगा, इस जगह पे, ये यहाँ वाली जगह पे जाकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऊपर की तरफ जाकर के जमा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सोल्ट या दूसरी जो बोल दीजिए शुगर बोल लीजिए, कोई भी अदर सब्सटेंस जिसमें मिक्स है, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है सब्लिमेशन में, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो कैम्फर क्या है, इसका एक एग्जांपल है जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। इस वजह से वो तो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे पहुँच जाएगा। और लेकिन जो सॉल्ट वाले मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, नीचे की तरफ इकट्ठा रह जाएंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको खुरच के अलग कर लिया जाएगा और यहाँ से सॉल्ट अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन की। इसके बाद बात करें अगर, तो हमारा अगला आता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का यूज किस लिए होता है कि भाई कोई भी जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं किसी भी कलर के, किसी भी डाई या फिर किसी भी पेटल्स या किसी भी कलर में, उसके अंदर कौन कौन से डाई के कलर अवेलेबल है उनको पता करने के लिए जो प्रोसीजर काम में ले जाता है ना, उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। देखिए इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम लोग। हाँ, ये रहा हमारा क्रोमेटोग्राफी। देखिए इसमें क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक जार लिया जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक जार है, ठीक है। इस जार में क्या कर रखा है, पहले नीचे की तरफ एक लिक्विड भर रखा है, ठीक है। इस लिक्विड में क्या कर रखा है हमने, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक क्या कर रखा है, एक फिल्टर पेपर को क्या कर रखा है यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। इस फिल्टर पेपर में क्या है, जिस भी कलर या जिस भी पिगमेंट के बारे में हमारे जानकारी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से कलर मिक्स हैं, उसका यहाँ पे क्या करा जाता है, इंक स्पॉट बनाया जाता है, एक डॉट बनाया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ही इस फिल्टर पेपर इस वाटर के या सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें डिजोल्व हो पाते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। जो ज़्यादा डिजोल्व होता है वो ज़्यादा ऊपर तक डिस्टेंस कवर कर पाता है, जो कम डिजोल्व है वो मॉलिक्यूल क्या करता है, एक लिमिट तक जाने के बाद वहाँ पे रुक जाता है। जैसे देखिए ये इंक स्पॉट है, अब क्या कर रखा है, ये बीकर है, बीकर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो अपने साथ क्या कर रहे हैं, सोल्व यानी कि घुलने वाले जो कलर हैं उनको तो घोल करके ऊपर ले जाएगा, और जो नहीं घुलने वाले या कम घुलने वाले वो नीचे की तरफ रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा घुलने वाला कलर है या फिर जो सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होने वाला कलर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ पहुँचेगा, और जो कम घुलने वाला है वो सबसे नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें अलग अलग कलर के बारे में जानकारी मिली। जैसे मान लीजिए ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, नीचे ऑरेंज कलर है,
तो इस तरीके से हमें क्या होगा, अलग अलग कौन कौन से पिगमेंट पर्टिकुलर एक डाई में अवेलेबल है, ये सारी जानकारी हमें क्रोमेटोग्राफी के थ्रू मिल जाती हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर यही क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है क्रोमेटोग्राफी का, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और इसके जो प्रोसीजर है पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए क्या होता है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर अपन बोलते हैं कि भाई जैसे डिस्टिलेशन का यूज होता कहाँ है एक्चुअल में, तो लिक्विड प्लस लिक्विड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, या लिक्विड प्लस लिक्विड को अलग करने के लिए जो प्रोसीजर काम में आता है उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। और लिक्विड भी कैसा है, मिसिबल लिक्विड्स हैं, जो पूरी तरीके से आसानी से घुल चुका हो। अभी अपन ने देखा था यहाँ पे कि ये डिकेंटेशन प्रोसेस, इसमें क्या है, दोनों ऑयल और वाटर इमिसिबल आपस में नहीं घुलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, मिसिबल लिक्विड जो आसानी से आपस में घुल जाते हैं, उनको किस तरीके से अलग करेंगे, उनका प्रोसीजर यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। देखिए इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन में क्या होता है एक्चुअल में, सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, हमें एक स्टैंड का यूज़ करना होता है। उस स्टैंड पे क्या करते हैं, हमें एक डिस्टिलिंग फ्लास्क का यूज़ करते हैं। इस फ्लास्क में उस मिक्सचर को क्या करा जाता है, बीच में यहाँ पे भर दिया जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ हम एक बर्नर का यूज़ करते हैं, और इस बर्नर से क्या करा जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन दो टाइप के लिक्विड है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, अलग होगा। दोनों जो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के आधार पे इस प्रोसीजर को काम में ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो क्या होगा, पहले से क्या होगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसको अलग किया जाएगा। तो पहले मान लीजिए भाई इसमें क्या कर रखा, ऊपर की तरफ एक थर्मामीटर लगा रखा, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई कौन सा लिक्विड जो है पहले गर्म हो रहा है और कौन सा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और फिर आगे क्या कर रखा है, हमने एक कंडेंसेसर को जोड़ रखा। कंडेंसेसर में क्या होता है, वाटर भरा हुआ होता है। ये वाटर कैसा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे कि जो भी गैस यहाँ से यहाँ जा रही है कन्वर्ट होकर के, वो गैस क्या होगी, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस लिक्विड को यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या, मान लीजिए देखिए यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही पर्टिकुलर दो टाइप के लिक्विड है, एक तो मान लेते हैं एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। जैसे ए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है बी वाले लिक्विड से, तो ए वाला लिक्विड क्या होगा, जल्दी गर्म होना स्टार्ट होगा और उबलना स्टार्ट होगा। उबल करके वो क्या होगा, इस कंडेंसेशन में जाएगा। कंडेंसेशन में जाने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड से फिर क्या होगा, डायरेक्ट धीरे धीरे इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा डिस्टिल फ्लास्क में। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद जैसे ही टेम्परेचर क्या पहुँचेगा, बी वाले जो लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक इसको यहाँ से अलग कर लेंगे, और यही भी वहाँ पर सेम प्रोसीजर से होता हुआ वापस इसको अलग नेक्स्ट फ्लास्क में इकट्ठा कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया है हमारा डिस्टिलेशन। इस तरीके से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन। वापस से याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, दो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स के रूप में होते हैं। मिसिबल का मतलब जो आसानी से क्या कर सकें, घुल सकें, उनके लिए क्या करा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और प्रोसेस आती है हमारे पास जो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन के बीच में, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए कुछ मान लीजिए अब अपन बात करी थी, दो टाइप के लिक्विड हैं, जैसे कि एक तो है लिक्विड ए और एक है लिक्विड, दो टाइप के लिक्विड है, एक तो है लिक्विड ए, एक लिक्विड है बी। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो डिफरेंस है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। ऐसे दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है,
बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज लेते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है एक्चुअल में, देखिए कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये अलग से ये एक्स्ट्रा पार्टीशन को जुड़ा जाता है, ठीक है ना, इसी को फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसी की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसको ऊपर तक जाने में मतलब क्या होता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से क्या होता है कि भाई कम डिफरेंस होने की वजह से भी क्या होता है कि भाई ये आसानी से आगे तक पहुंच जाते हैं और इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। बाकी प्रोसीजर पूरा वो का वो रहेगा, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या करा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल इस पार्ट का यूज स्पेशली किया जाता है। बाकी सेम वो का वही प्रोसीजर रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, केवल 25 डिग्री सेल्सियस से जिन दो लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम देखिए, हाँ, मैग्नेटिक आयरन पेंस। अब मैग्नेटिक आयरन पेंस का मतलब हम जानते हैं, जो इनको सैंड से अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज हो रहा है। मैग्नेटिक सेपरेशन, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, वो क्या होता है, मैग्नेट के आसानी से चिपक जाते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी सैंड हो गया या कोई भी मिक्सचर हो गया, उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को काम में लेते हैं। सीधा सा प्रोसीजर, मैग्नेट लेनी है आपको बड़ी सी, और उसको क्या करना है, जो सैंड वाला या मिक्सचर है या कोई भी दूसरा मिक्सचर, उसमें क्या करना है, चारों तरफ घुमाना है, जिससे जो भी मटेरियल इसके चिपक करके आएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ टॉपिक कंप्लीट है हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखें ये आ गया हमारा अगला टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कितने अवेलेबल है, इसी को उसका कंसंट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल के कितने अवेलेबल है उसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन। एक्चुअल में देखिए, पहले सबसे समझने वाली बात क्या आ जाती है कि सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होते हैं। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर मान लीजिए जैसे आपने क्या कर रखा है, वाटर को फिल कर रखा है, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर, ठीक है। अब इस वाटर के अलावा क्या कर रखा है आपने, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स फिल कर रखे हैं, वो क्रिस्टल्स हो गए हैं गैस के, या फिर मान सकते हैं हम जैसे शुगर के, ठीक है। तो जितने भी आपने शुगर के क्रिस्टल्स इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो भी डायग्राम देखा था, उसके अंदर इसके अंदर जितने भी हमने शुगर के क्रिस्टल्स मिक्स कर रहे थे लिक्विड के अलावा, वो सारे क्रिस्टल्स जो होंगे या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, उनको बोला जाता है सॉल्यूट। और जिसके अंदर इसको मिक्स किया गया है लिक्विड पार्ट के अंदर, वो लिक्विड पार्ट क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मास बाय मास परसेंट। इसको मास बाय मास परसेंट के थ्रू या मास बाय वॉल्यूम परसेंट के थ्रू भी अगर हम चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूला है जो याद करने होंगे आपको। मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला है मास अपॉन सॉल्यूट इंटू 100, मास अपॉन सॉल्यूट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम का तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इसके बाद अगला जाता है हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मेनली 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पे, देखियो कौन कौन से हैं। एक तो आ रहा है ट्रू सॉल्यूशन, फिर आ रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिर आ जाएगा अपने पास सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है पूरी तरीके से घुलने वाला सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारे पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुले हुए हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस क्या होता है अपन डिस्कस कर लिया। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुले हुए नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन में भी क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। अब साइज़ की बात कर लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन पूरी तरीके से घुला हुआ, तो साइज़ क्या होगी, सबसे छोटी होगी इसकी।
तो साइज़ क्या है 1 नैनोमीटर से 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 पावर 9 मीटर, सॉरी 10 पावर माइनस 9 मीटर या फिर 1 नैनोमीटर इसकी साइज़ होती है, इससे भी कम होती है। अब इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। आगे बात करें इसकी साइज़ क्या होती है, इससे भी बड़ी होती है, 1000 नैनोमीटर से भी क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो सस्पेंशन की साइज़, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ सबसे बड़ी है, इसके पार्टिकल की साइज़ थोड़ी छोटी है और इसके पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, इससे भी छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, इसमें पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं और इसमें भी पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास स्टेबल। जैसे ही आपने सॉल्यूशन बना दिया है, सॉल्यूशन बनने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे अलग अलग हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें भी स्टेबिलिटी होती है, पार्टिकल्स अलग से सेटल डाउन नहीं होते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से आप इसको अलग कर सकते हो। जैसे मिल्क होता है, मिल्क से हम क्या कर लेते हैं, उसके जो क्रीम वाला पार्ट होता है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन में काम एग्जाम्पल के रूप में लिया है। अनस्टेबल एंड सेटल डाउन एट ऑन इट्स ऑन। इसमें क्या होता है अनस्टेबल, मतलब कि जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, इसको मिक्सचर को कंप्लीट छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो मान लीजिए पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं नीचे की तरफ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि रेत और पानी का मिक्सचर, इसमें रेत क्या होगी नीचे की तरफ आकर के इकट्ठी हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नमक को पानी में मिक्स करना, पूरी तरीके से घुल जाएगा। ये शुगर को पानी में मिक्स कीजिए। मिल्क और फॉग एग्जाम्पल हो जाएगा सस्पेंशन का। मडी वाटर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास सस्पेंशन का, सॉरी मिल्क और फॉग एग्जाम्पल है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन का, और मडी वाटर एग्जाम्पल है हमारे पास सस्पेंशन का। चौक और वाटर का मिक्सचर, स्मोक एयर का मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ टर्म्स है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज ऐसा कंपोनेंट जो क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। डिस्पर्स फेज कौन से होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्या बोला जाता है डिस्पर्स फेज, और जो मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्या बोला जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर इन द बीम ऑफ लाइट। मतलब पार्टिकल की जो साइज होती है इतनी तो बड़ी होती है क्यों क्या कर रही है कि भाई किसी आने वाली लाइट बीम को क्या कर सकती है स्कैटर कर सकती है, मतलब उसके पाथ को विजिबल करवा सकती है। ठीक है, इस वजह से इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडम इन ए जिगजैग मोशन ऑल डायरेक्शन। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। जिगजैग मोशन कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी साइड डायरेक्शन में क्या करते हैं पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्राउनियर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की। एक्चुअल में क्या होता है ये, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कि भाई अपने पास क्या है कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या कर रखा है, जैसे सबसे पहले अपन एक इसमें लिक्विड भर लेते हैं। मान लीजिए अपन ने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया, ये हाँ ये हो गया इसके अंदर वाटर फिल। अब वाटर फिल करने के बाद क्या करना है, इसमें पूरी तरीके से वाटर फिल हो चुका है। इसमें क्या करना है, वाटर फिल होने के बाद हमें इसमें कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड करवाना है। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें कैपेसिटी कितनी है, इस वाटर में हम क्या कर सकते हैं 10 स्पून मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या करा है 5 स्पून को क्या कर लिया है ऐड कर लिया है। ठीक है, तो 5 स्पून इसमें जब तक मैंने ऐड करे हैं तो ये क्या हो गया है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसमें मैक्सिमम 10 ऐड करते हैं। अगर मैंने क्या कर दिया, अब इसमें 10 ऐड कर दिए हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम जितने मान सकते हैं, जितने ऐड करना पॉसिबल अपने ऐड कर दिया तो वो हो गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर मैं और ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा तो ये जो सॉल्यूशन है ये घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे आपको। हम चाह रहे हैं कि नहीं इसमें थोड़ा और घोलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे टेम्परेचर जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करके हम क्या करेंगे 1 या 2 चम्मच क्या होगा इसके अंदर और एक्स्ट्रा डाल देंगे। मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया 12 तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ऐसा मिक्सचर या ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की अमाउंट जितनी मैक्सिमम घुल सकती है वो घोल रखी है तो वो सेचुरेटेड है, उससे मैक्सिमम अमाउंट से कम घोल रखा है तो अनसेचुरेटेड है, और
से भी ज़्यादा, सेचुरेटेड से ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ा करके इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ करा के फिर इसमें मिक्स कराया तो वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट क्या है, कम है, दैट इट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज ए अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और ए सॉल्यूशन विच हैज़ ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें अमाउंट ऑलरेडी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इट कैन डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ए सॉल्यूशन विच डिजोल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर को क्या करा जा रहा है, इंक्रीज करके फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सेचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट आया था हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, नाम से पता चल रहा है एक्वस मतलब क्या होता है कि भाई लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड अवेलेबल है सॉल्यूशन के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें लिक्विड के अलावा कोई दूसरा लिक्विड क्या, वाटर, इसमें वाटर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा कोई अदर लिक्विड अवेलेबल जैसे ईथर, एल्कोहल और एसीटोन अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, क्या चीज़ होती है फिजिकल और क्या केमिकल। देखिए सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे हमने क्या कर रखा है, कोई कागज़ लिया है, उस कागज़ को कर रहा है हमने बीच में से फाड़ दिए हैं, तो फाड़ने के बाद वो नई चीज़ जो मिली है हमें, वो क्या कागज़ ही है या फिर कोई नई चीज़, नया पदार्थ अलग से मिल गया है। तो अगर वो हम पुराना वाला कागज़ ही हो गया तो ये क्या हो गया है, एक तरीके से फिजिकल चेंज है। अगर कोई नया पदार्थ मिलता है तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। और नया पदार्थ या न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है वो फिजिकल चेंज है, और जिसमें नया सब्सटेंस मिल जाए वो केमिकल चेंज। सिंपल सा एग्जांपल है, इफ़ यू मेल्ट ए ब्लॉक ऑफ आइस, आइस को आपने मेल्ट करवा दिया तो H2O, वो H2O ही रहेगा। अगर वाटर में चेंज भी हुआ तो भी H2O रहेगा, या आइस आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करा दो तो भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, मतलब कि वो चेंज नहीं हुआ है। इफ़ यू ब्रेक द बोतल को आपने तोड़ दिया, कि कांच की बोतल है, और तोड़ने के बाद भी उसका जो ग्लास है वो ग्लास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ग्लास है तो वो मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, वेंडिंग, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में पूरी तरीके से नया पदार्थ मिलेगा, जैसे कागज़ को जलाने के बाद क्या होगा, हमें उसमें राख मिलेगी, एस मिलेगा, जो क्या होता है कि भाई एक नया सब्सटेंस होता है। चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, कोई नया पदार्थ जरूर मिलेगा ही मिलेगा, वो क्या होता है, केमिकल चेंज। एज इन द केस ऑफ ऑटम लीव्स, मतलब कि ऑटम के सीजन में क्या होता है कि भाई जो लीव्स होती हैं उनका कलर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हाफ ईटन एप्पल दैट टर्न्स ब्राउन, आधी खाई हुई एप्पल का जो कलर होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्राउन कलर कन्वर्ट होने लग जाता है, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है। लास्ट टॉपिक आ गया है इसके बाद हमारे पास एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और उसके साथ में किसी दूसरे नॉन मेटल्स को मिक्स किया जाता है, तो उनका जो मिक्सचर तैयार होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, एलॉयज़। अ मटेरियल दैट हैज़ मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ मेटल, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं केमिकल तरीके से, जिसमें से एक कम से कम क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसी को क्या बोला जाएगा, एलॉय। ये भी एक टाइप का मिक्सचर है, बट इसको अलग नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड से। दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ठीक है। हावेवर दीज आर द कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, इनको मिक्सचर के रूप में समझा रहा है, बिकॉज दीज आर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इसमें जो नया कंपोनेंट बनता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पुराने कंपोनेंट जो होते हैं उन सबके मिक्सचर की जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के आधार पे नई प्रॉपर्टी बनती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए, जो ज़रूरत के अनुसार जो प्रॉपर्टी चाहिए सब्सटेंस में, वो आप इसके थ्रू बना सकते हो किसी के भी अंदर। ठीक है। देखें, द बेनिफिट्स ऑफ अलॉय इज दैट यू कैन कंबाइन मेटल्स दैट हैव वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग विशेषताओं वाले मेटल्स को आपने मिक्स कर दिया टू क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा, और अदरवाइज डिज़ायरेबल टू मैन्युफैक्चर, और जो ज़रूरत के अनुसार हम उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है।
एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कुछ एलॉयज़ के। एल्यूमिनियम एलॉयज़ आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स। एल्यूमिनियम एलॉयज़ का यूज़ कहाँ हो रहा है? ऑटोमोटिव इंजन पार्ट्स के रूप में, ठीक है। और कॉपर के जो एलॉयज़ होते हैं उनका एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल होता है, मतलब कि भाई अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, गुड कंडक्टर होते हैं ये। एंड थर्मल परफॉर्मेंस इसका अच्छा होता है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोरोजन नेचर इनका क्या होता है? नहीं होता है, मतलब कि जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो लोहे पे जंग लग जाती है, कॉपर, बाकी अगर हम कॉपर लेके चलते हैं तो भी क्या होता है, वो उसके ऊपर अलग कलर की लेयर जंग लग जाती है जो ख़राब हो जाते हैं। हाई डक्टिलिटी होती हैं, रिलेटिवली लो कॉस्ट, सस्ते भी पड़ते हैं। इसके बाद में आ गया हमारे पास स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जिसका यूज बहुत कमर्शियल पर्पज से होता ही है, ठीक है ना। जिसका कहाँ पे हो रहा है? एज ए वॉच स्ट्रैप्स और कल्ट्री में बनाने में, ठीक है। और टाइटेनियम का यूज हो रहा है, टाइटेनियम के जो एलॉयज़ हो रहे हैं उनका यूज हो रहा है हैज़ हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से, टफनेस होने की वजह से, स्टिफनेस होने की वजह से इनका भी यूज़ कहाँ हो रहा है? एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स में हो रहा है, ठीक है। ये हो गया है हमारा टॉपिक एलॉयज़ कंप्लीट। ये हमारे जो सारा टॉपिक जो थे चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और भी कोई डाउट आपको, कोई कन्फ्यूजन रहता है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।